मेरे प्यारे दोस्तों, मित्र सभी को ओम नमः शिवाय। आपको एग्जाम विद एएसएन चैनल पर आपका अपना भाई अभिषेक मिश्रा स्वागत करता है, तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। हम आपको बताने जा रहे हैं, आज यह महेश वर्णवाल सर की जो इम्पोर्टेंट सचिवालय सीरीज चल रही है उसमें हम आज पार्ट नंबर 5 देखेंगे और आपात उपबंध से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी हेतु मैं बता दूं कि इससे पहले हम 4 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। 2 वीडियोज़ या 1 वीडियो यूट्यूब ने बहुत अच्छी पकड़ की है और रीच पहुंचाई है उसमें। इससे पहले वाली वीडियो में यूट्यूब ने रीच नहीं पहुंचाई है, तो आप लोगों का कार्य ये है, कर्तव्य है आपका कि वो वीडियोज़ तुरंत सर्च करें और इसी एग्जाम विद एएसएन चैनल पर और देखें। और यह वीडियोज़ आप पूरी तरीके से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यह वनडे एग्ज़ाम, चाहे कोई आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम है, और हाल ही में ये आपके यूपी SSC पेट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे, समीक्षा अधिकारी या यूपी PCS का, बहुत महत्वपूर्ण यह सीरीज है। और महेश वर्णवाल सर की बुक सभी लोग आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक होती है। यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन छूटती नहीं है, ठीक है। तो बीच में डिस्टर्ब न करके पहले ही आपको मैं कृपया करके बताने जा रहा हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अंत में जब आपको वीडियोज अच्छी लगे मेरी, तो एक लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, है ना। तो यही मेरा कहना है, क्योंकि बहुत थोड़ी मेहनत तो लगती है, गर्मी है, फैन कूलर सब कुछ बंद करके तब ये वीडियो अपलोड कर मतलब शूट कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए बतकई न करके, है ना, ये बतकई हो गई, बस 1-2 मिनट की बतकई रहती है। आइए आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या? आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या पॉइंट है इसमें? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आज इस वीडियो में कंप्लीट हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। किसने कहा था कि राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह हृदयनाथ कुंजरू ने बोला था। याद रखें, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे मित्र, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम से अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाता है, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, और अभी तो हम ये आपकी बुक्स को रिवीजन करवा रहे हैं। जब हम पॉलिटी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे तो देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका अभिषेक भाई का जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस, ये PSIR है, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो, ठीक है। अपनी क्वारीज कमेंट में कर सकती है, ठीक है। आइए, अब तक की आपात घोषणा देखिएगा 3 बार हुआ है। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। तो पहला क्या है? पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्र प्यारे, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू हुई। तीसरा पॉइंट है प्यारे मित्र, आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई, ठीक है दोस्त। तो आप कंप्लीट देखा करिए, कंप्लीट वीडियो में देखने में मज़ा आता है और आपको समझ में भी आएगा, है ना। पूरी पॉलिटी आप 4 से 5 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो, है ना। पूरा ये सीरीज दी हुई है, प्ले लिस्ट में डाल दी जाएगी, आराम से रिवीजन कर डालिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे? तो किस में? आर्टिकल नंबर 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह 355 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 356 दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं हुई है। ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है मुझे ना, लेकिन आपको अगर मैं फेस टू फेस पढ़ा रहे होते तो आप जान रहे होते कि सर को कितना, भाई को कितना पसीना आ रहा है, पूरा लथपथ है ना इतनी देर में ही, और आगे तो ये अभी और बनेगी। तो यही है कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ दीजिए, तो फिर पसीना क्या, पसीना तो निकलता ही रहता है। आइए, राष्ट्रपति मूल अधिकारों मतलब 2021 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो 359। देखो 2021 के अतिरिक्त राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, यह उसके अधिकार में है 359 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बहुत अच्छे ये पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है ये। ठीक है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंजाब में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो 356 के अंतर्गत है वो सर्वप्रथम पंजाब में लागू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों आप क्या समझ में? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा ना। देखो, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पी लेता है वह धारता है। ठीक है, तो याद रखें, शिक्षा कभी भी असफल नहीं जाती, कभी भी, मरने के बाद भी शिक्षा काम आती है। ठीक है, और अगर पूछना चाहें तो कमेंट में पूछिएगा कैसे काम आती है सर। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव क्या है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपात और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य, किसके मध्य? संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। पूरा नियंत्रण संघ सूची मतलब केंद्र के पास पहुंच जाता। संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, याद रहे कि राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है तो राज्य और संघ के मध्य जो भी विभाजन मतलब शक्ति का विभाजन होता है वो सब कुछ समेट के और एक मालिक हो जाता है, उस समय केंद्र का मालिक। संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, संघ जो है केंद्र है वो राज्य सूची के विषय पर विधि का लॉ का निर्माण कर सकती है ना। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य कर, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार ही प्रयोग हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य आपात क्या? 356। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं, जो राज्य की विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप में, ठीक सीधी बात है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राज्य आपात में 120 बार से अधिक हो चुका है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 360। वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। भैया सीधी बात है, अगर आपातकाल लग रहा है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास पहुंच जाएंगी, चाहे फिर 360 हो, 356 हो, 352 हो, कुछ भी हो, चाहे राष्ट्रीय आपात हो, राज्य आपात हो, वित्तीय आपात हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? यही वाला, संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, इनकी भी कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं हुआ है, आगे हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। ठीक है, अब जो सशस्त्र विद्रोह है उस समय जब मूल संविधान बना तो आंतरिक अशांति का उल्लेख हुआ। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी है, इंस्टीट्यूट है वित्त आयोग कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 280 आर्टिकल में देता है इसका वर्णन, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। आइए, सदस्य वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला, बिल्कुल सही है। सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना नहीं चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रिटायरमेंट नहीं ना, बिल्कुल नहीं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर और सदस्य, एक सदस्य होना चाहिए सरकार के वित्तीय एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, और सदस्य वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला सदस्य होना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देखो चैनल को, मजा तभी आता मुझे।
आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 सदस्यों का यह कमीशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बतकई करते हैं। बतकई करना बहुत जरूरी है ना, बतकई नहीं करो तो पढ़ाई ना हो। आइए दोस्तों, चलंत वही विदंत। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। याद रखें, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो भी हैं वो संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाता है। और वित्त आयोग का गठन जो है वो 280 आर्टिकल में हुआ है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं, अभी जैसे बात की है। आइए देखते हैं फिर हम भारत के वित्त आयोग। यस, इंपॉर्टेंट है। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष पहला कौन है? 1951 में केसी नियोगी थे, 1952-57 तक रहे। दूसरा ये है 1956 के संतानम। तीसरे हैं 1960 एच के चंद्रा। चौथे हैं 1964 डॉक्टर पीवी राजमन्ना, और ये रहे 1968 में महावीर त्यागी। छठे हैं 1972 में ब्रह्म। देखो स्टार्टिंग के ये 2 3 4 याद कर लो, ठीक है, क्लियर, ये 4 5 याद कर लो, और फिर आ जाइए लास्ट के, और लास्ट के 15 में एन के सिंह, ठीक है, 2026 तक ये हैं एन के सिंह, वाई बी रेड्डी, विजय केलकर, रंगराजन। बस यहाँ तक याद कर लीजिएगा, उसके बाद कतई बिल्कुल ना करिए, मेरी गारंटी ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से फंसता। ऐसे थोड़ी सब थोड़ी ना रटा जाता कोई चीज़, है ना, मस्त करके पढ़िएगा। और आप किस किस एग्जाम की तैयारी कौन कौन भाई कर रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से मैं मटेरियल को तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है? तो वित्त आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्य द्वारा लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करता। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग। नेक्स्ट है, समेकित निधि अनुदान प्राधिकरण कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष को पूछा क्यों की जाती है? तो इसलिए की जाती है, बता देना। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये वित्त आयोग करता है। अब आइए 15 वित्त आयोग की संरचना क्या है? तो एन के सिंह अध्यक्ष हैं, सचकांत दास अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ये 2017 से हटा देते हैं, ठीक है। आइए अनूप सिंह सदस्य, पूर्णकालिक, अशोक, ये सब तैयार रखो भाई, सब हम ही बताएंगे कि आप भी कुछ तैयार रखो। आइए नीति आयोग देखते हैं। भाई साहब योजना आयोग की जगह तो नीति आयोग ने लिया है ना। आप सब जने इसकी फुल फॉर्म बताइएगा, ओके। बता दूं, मैं ही बता दूं, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ओ फॉर टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, है ना। तो आगे आगे चलो, चलते परिवर्तन संस्था है ये, तो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब परिवर्तन। आइए देखते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भैया योजना आयोग की स्थापना है वह हुई 15 मार्च 1950। और किसने की थी? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम अध्यक्ष भी थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग को कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भैया प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन है? तो मोदी जी हैं। नीति आयोग की संरचना क्या है? तो अध्यक्ष होते हैं एक, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री होंगे, गवर्नर काउंसिल के सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल भी हैं, है ना, जैसे अपना दिल्ली है, और बता लद्दाख है, थोड़ी देर है, बताओ भैया ना, कमेंट करके बताना। अंडमान निकोबार भी, कुछ भी हो सकता, कमेंट करके बताओ। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त कर दे वही उपाध्यक्ष है। सदस्य पूर्णकालिक होंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय या शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पदेन सदस्य। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों।
भैया मेरे गर्मी तो आज गर्मी बहुत अच्छी खासी गर्मी है भैया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी देख लो तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय क्या है, आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती हैं। दोस्तों वीडियोज को इतनी शेयर करना कि वायरल हो जाएगी। वायरल में हो गया तो मुझे वायरल हो जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो को वायरल करना आपका काम, पढ़ाना मेरा काम है। फटाफट बहुत, और अगर कोई भी देखने आए बिल्कुल भी वो सब्सक्राइब करके जाए, लाइक करके जाए, कमेंट करके जाए। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 1954 को। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार की वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा है, तो भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान है, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत राष्ट्रीय भारत निर्वाचन संस्था तो निर्माण, ये सब देखिएगा। अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार, अन्य। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है ना। नीति आयोग राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया, के संतान द्वारा। अब वरीयता क्रम देख लो, चलो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो भैया देखो सुनो, पहले सबसे पहले तो राष्ट्रपति होगा, उसके बाद तो राष्ट्रपति होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा, फिर अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, फिर पूर्व राष्ट्रपति आता है, उप प्रधानमंत्री आएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सेवा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, और ये सबके स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ऐसे पढ़ लो भैया। देखो ऐसा है, तुम्हें भी तो पढ़ना चाहिए, ये सब रटना पड़ेगा, ये सब बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियोज को बार बार देखिएगा, पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। हम तो अपने बच्चों की तरह, अपने दोस्तों की तरह आपको समझा ही तो सकते हैं, कार्य तो आपका है ना करने का। आइए इलेक्शन कमीशन देखो, ये इंपॉर्टेंट है भैया, आ जाते हैं क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से। यार आज कुछ गड़बड़ है मेरी बॉडी में, तो गर्मी बहुत है, लेकिन मैं मानूंगा तो नहीं यूट्यूब पे वीडियो डालना, मैं बनाऊंगा तो वीडियो ही। मज़ा मुझे आता पढ़ाने में, समझाने में, है ना। तो निर्वाचन आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन। तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आइए निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं कुछ। 324 में चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। 325 में चुनाव प्रक्रिया के मामले में चुनाव होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। 326 बोलता है लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। 327 बोलता है विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी। 328 राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति होगी। मैं रिवीजन की दृष्टि से मैं चला रहा हूँ ये सब। याद है, सॉरी गले में कुछ गड़बड़ है ना, आज तबीयत में गड़बड़ है, तो क्या होगा। 329 क्या बोला है, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है, तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखूंगा मैं, मुख्य चुनाव आयुक्त देखेंगे। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, तो 2/3 बहुमत के सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और 61 से कुछ और याद आ रहा है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट प्यारे दोस्त मेरा क्वेश्चन है,
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विधिक अधिकार है ये। फिर नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई है? तो 1985 में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होगी? तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचारित होगी। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे? तो लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन से। नेक्स्ट, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु तो उसके पास सदन से कम 10% सदस्य होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है? तो वर्ष 1989 से 1993 में। नेक्स्ट, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 15 फरवरी 1985 को। ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। ठीक है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट देखें, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख आयोग, इंपॉर्टेंट कमीशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से देखना। ठीक है। आइए ये देखते हैं कितने पेज में हैं ये दोनों, बहुत प्रमुख चीज़ें हैं ना, वो एक ही पेज में हो जाएगा ये। ठीक है। इंपॉर्टेंट कमीशन। आओ बच्चा प्यारे, आया लालू मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, देखो इंपॉर्टेंट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC अधिनियम 1993 के अनुसार किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक सेवा आयोग राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने दी थी? तो राजमन्नार आयोग ने दी थी। ठीक है, याद रखें। IAS और IPS। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन बैथ्यू थी। संघ लोक सेवा आयोग की UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था? तो गैर संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्यारे दोस्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन हो सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मतलब उन दोनों में से कोई हो सकता है। सदस्य, एक जो सदस्य होगा वो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, चाहे तो कार्यरत न्यायाधीश हो चाहे सेवानिवृत्त हो। दूसरा सदस्य होगा उच्च न्यायालय का, अब तक उच्चतम की, अब उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का और उच्च न्यायालय। फिर देखेंगे सदस्य नंबर 3, मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति होते हैं यहाँ पे। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ठीक है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष, पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का अध्यक्ष, और पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पदेन सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पदेन सदस्य एक और है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति तो 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी में सम्मिलित थे, और अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, न्यायविद जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार, और ये सब गैर न्यायविद, ये सब जानिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं प्यार से। देखो प्यार से कुछ काम करो ना तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो ये तो महेश गढ़वाल सर की बुक है, अगर प्यार से पढ़ोगे ना, पता तुम्हें महेश गढ़वाल की अगर 6 किताबें पढ़ लो ना बहुत सीरीज तरीके से, वो फुल जो लेंथ आती हैं, IAS प्री निकल जाता है भाई, सब निकाले लड़कों ने, है ना। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन थी? तो बोहरा समिति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है। तो नेक्स्ट है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो 1968 में किया गया। ठीक है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का सदस्य को हटाया जा सकता है? तो याद रखें संविधान में अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हटा दिया जाता है लोक सेवा आयोग के सदस्य को। नेक्स्ट है किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि अध्यक्ष के व्यय किस निधि पर आधारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखें 2026 आने वाली है, 100 वर्ष हो जाएंगे लोक सेवा आयोग के लिए। नेक्स्ट लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आइए राजभाषा देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ये तो पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में बीजी खेर अध्यक्ष था। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं? तो याद रखें आप जिससे बढ़कर 22 हो गई, पहले 18 थी। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया है। वो कौन सी भाषाएं उस पर भी चर्चा करेंगे। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं जो 22 भाषाएं हैं उनकी भी बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं लिखी गई, याद रखना। तो आप टिक लगा दो इंग्लिश में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कराने की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 350 का। नेक्स्ट मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के आपात किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 2003 में। नेक्स्ट दोस्तों है पॉइंट आपका प्यार से है 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1922 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। आ गया 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी एवं मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थीं। और उत्तराखंड को द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, याद रखें। राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सी भाषाएं? तो याद रखें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, संस्कृत है, कन्नड़ है और उड़िया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्यार से। बिना प्यार के कोई काम होता है? आपका सर प्यार से ही कर रहे हैं। तो बिना प्यार की पढ़ाई, भाई बिना प्यार की एक लड़की ना माने तो सरस्वती मैया कैसे मान जाएंगी? आप बात करो, हैं? बिना प्यार के कुछ ना हो भाई। तो याद रखो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति, 345 राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, 346 कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए भाषाएं, 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में संबंधित प्रावधान, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा, आर्टिकल नंबर 348, 349 है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रावधान। नेक्स्ट है विशेष विनिर्देश 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त। ये सब देखो फटाफट, नहीं बताऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, देखो मेरा ही का सब करें। अब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आइए वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता करती हुई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, याद रखें। देखो आ गया पॉइंट बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। और 1992 में जब 71वें संविधान संशोधन हुआ, आप कमेंट करके बताएं अभी हमने भाषा बताइए कौन कौन सा उसमें था, ठीक है, कौन कौन सी जोड़ी गई है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं। ठीक है, ये देखते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, उस हिसाब से फिर चलते हैं। चलिए यही ले लेते हैं। आइए, पंचायती राज एवं नगर पालिकाएं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। यहाँ से क्वेश्चन 2 देखने को मिलते हैं जहाँ एग्जाम कोई भी हो हिंदुस्तान में, है ना। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो आप याद रखें राज सूची का विषय है। पर संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले किस अनुसूची में वर्णित है, तो 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विशेष विषय निर्धारित किए गए हैं, 29 विषय। याद रखें 11वीं अनुसूची में, भारतीय अनुसूची है ना, 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो हैं वो पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आइए पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। याद रखें पंचायती चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो याद रखें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा होती है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। याद रखें कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा होती है। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति के ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संशोधित दी, 2 स्तरीय। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है, तो 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में संशोधन किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है, आराम से देखिए। देखो ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैचिंग में आ जाती है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985 और MLM सिंघवी समिति लक्ष्मीमल 1986। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1970, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संतानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। आइए नेक्स्ट पॉइंट को तरफ चलते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है, तो LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट पॉइंट है किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्ति दी गई है, तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, निर्वाचन कराना अनिवार्य है, तो 6 माह। पंचायतों में किन वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है, तो याद रखें महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के द्वारा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अनुसूची 11 और 12 अनुसूची में देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से देखिए, वीडियो कंप्लीट होने वाली है आपकी। 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। इस सूची में 29 विषय। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया, आर्टिकल 243 जी। ठीक है, 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व, इसमें 18 सूची है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं, 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं और सुनो, मेरी बात सुनोगे, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर डालो सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने दोस्तों को भेज देना। ओके, सुन रही हो ना, सुन लेना।
मेरी बात इम्पोर्टेंट है ये। आ, 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 तो विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं देखेंगे, ठीक है। पंचायतों के स्तर, एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय और चार स्तरीय संस्थाएं। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत किन किन में है राज्य में? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। जो एक स्तरीय ग्राम पंचायत है वो आपकी केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो स्तरीय ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा में है। तीन स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु स्थान में दी गई, ठीक है। तीन स्तरीय, तीन स्तरीय अपने कहाँ है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। और केवल पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद, जिला परिषद चार स्तरीय है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए शक्ति का प्रदान की गई है राज्य विधानमंडलों को। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या स्थानों की 1/3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्त, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का एक क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना। भारत के किस राज्य पंचायत राज्य से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीली न्यायाधिकरण द्वारा? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, अनुसूचित जनजातियों, क्या पॉइंट है मेरे मित्र? अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश में कहा गया है, ठीक है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थोड़ी देर और मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन स्वशासन की व्यवस्था को बताता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत है? तो राज्य वित्त आयोग 243 फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत, मतलब मनरेगा अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब मनरेगा आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश। पंचायतों के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है तो आंध्र प्रदेश। केवल याद रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये सारे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं फिर। पंचायती राज संबंधित संवैधानिकरण के बाद समिति का नाम क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए अध्यक्ष ललित माथुर, वर्ष 2001। निम्नतम स्तर पर नियोजन बी रामचंद्रन, 2005। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल श्रीमती, ये सब देखिएगा अच्छे से, ठीक है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान संशोधन। इसमें आइए देखते हैं कितने हैं पेज। विधि, विविध, और ये सारे फिर विविध के क्वेश्चन हैं। अच्छा सुनो मेरी बात को सुनिए ध्यान से थोड़ा। मेरी बात ये है कि अभी मटेरियल लगभग 1 घंटे का है, तो मैं यही डिसीजन ले रहा हूँ गर्मी को देखते हुए
कि यहीं पे एक क्लास रोक दी जाए और एक क्लास और ले लेते हैं 40-45 मिनट की कल। उसमें हम ये संविधान संशोधन और विविधि को पूर्ण रूप से करा देंगे, ठीक है। ओके, तो आपके ये आज लगभग 40 मिनट की ये क्लास हुई है और एक 40 मिनट की और क्लास होगी, मुश्किल से हो जाएगा उसमें क्लियर। तो आप सभी कंटिन्यूस देखते रहिए और ये 4-5 वीडियो 4 घंटे की पूरा रिवीजन हो जाया करेगा पॉलिटी। आप पूरा एक सीरीज़ देख ली करें। अब तक अगर आपने अभी तक भी मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये अच्छी वीडियो हैं और भी आने वाले समय में मैं और ही अच्छी वीडियो डालूँगा। दूसरी बात ये है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। एक छोटी सी लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल मेरी ये पढ़ाना है। ओके, तो चलो चलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।